नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग गुरुकुल चैनल में। तो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल पे देख लिया होगा कि आज हम लोग 4 क्वेश्चंस के ऊपर में डिस्कशन करेंगे। इन चारों क्वेश्चंस को मैं एक बार वापस से रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन है कि एक एसआईपी से दूसरे एसआईपी में कैसे स्विच करें। सेकंड क्वेश्चन ये निकल के आता है कि जब हम ये स्विचिंग करते हैं तो क्या हमें इसके ऊपर में टैक्सेशन देना पड़ता है। तीसरा सवाल ये है कि ऐसे स्विचिंग करने से क्या हमारे इन्वेस्टमेंट के ऊपर में जो कंपाउंडिंग होता है उसके ऊपर में क्या इफेक्ट पड़ेगा। और चौथा सवाल ये है कि हम लोग रेगुलर प्लान से डायरेक्ट प्लान में कैसे स्विच करें। इन चारों क्वेश्चंस को यहाँ पे चैप्टर के रूप में टाइमलाइन पे आप यहाँ पे देख सकते हैं। आपको जिस क्वेश्चन के ऊपर में डाउट है आप डायरेक्टली उस चैप्टर में जाके उस क्वेश्चन के ऊपर में डिस्कशन को देख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की। तो एसआईपी स्विचिंग दोस्तों दो तरीके के होते हैं। सबसे पहला होता है नॉर्मल स्विच, जिसको हम लोग स्विच भी कहते हैं, और दूसरा होता है मैनुअल स्विच। तो चलिए सबसे पहले हम लोग नॉर्मल स्विच के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। नॉर्मल स्विच में क्या होता है दोस्तों कि आप किसी भी एएमसी को या किसी भी थर्ड पार्टी ऐप जैसे कि ग्रो हो गया, जीरोधा का कॉइन हो गया, इनको स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे देते हैं कि भाई मेरे फंड को आप जाकर के स्विच कर दो। तो ये एएमसी या थर्ड पार्टी ऐप आपके फंड्स को स्विच कर देती है। लेकिन इसमें एक रिस्ट्रिक्शन है, और रिस्ट्रिक्शन क्या है कि आप इस नॉर्मल स्विचिंग का इस्तेमाल तभी कर सकते हैं जब आपको सेम एएमसी के फंड के बीच में स्विच करना है। यानी कि अगर मान लेते हैं कि आपके पास में एसबीआई स्मॉल कैप है और आपको एसबीआई एएमसी के ही किसी और फंड में इन्वेस्ट करना है, तभी आप इस नॉर्मल स्विच का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको एसबीआई स्मॉल कैप को एक्सिस स्मॉल कैप में स्विच करना है, तब आप इस नॉर्मल स्विच से ये काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एसबीआई स्मॉल कैप एसबीआई एएमसी का है और एक्सिस स्मॉल कैप एक्सिस एएमसी का है। इसलिए ये जो क्रॉस एएमसी स्विचिंग है ये नॉर्मल स्विचिंग से कंप्लीट नहीं हो सकती है। इसके लिए हम लोगों को मैनुअल स्विचिंग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसलिए एक बात मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ क्या कि अगर आपको नॉर्मल स्विच करना है तो आप नॉर्मल स्विच सेम एएमसी के फंड्स के बीच में ही कर सकते हैं। और ये कैसे करना है इसका एग्जांपल मैं आपको अभी दिखाता हूँ। देखिए, ये मेरा एसबीआई म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एसबीआई फोकस इक्विटी में भी मैंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, एसबीआई स्मॉल कैप में भी मैंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है। मान लेते हैं क्या कि मुझे एसबीआई फोकस इक्विटी से स्विच करना है एसबीआई के ही किसी और म्यूचुअल फंड में। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा, यहाँ पे ये स्विच का ऑप्शन है, इसको यहाँ पे क्लिक करूँगा और इस पेज में जाकर के जो मेरा डेस्टिनेशन यानी कि जो भी फंड में मुझे सारा स्विच करना है उस फंड का मुझे यहाँ पे नाम देना है। अगर मान लेते हैं मुझे एसबीआई बैलेंस एडवांटेज में अपने सारे फंड्स को स्विच करना है, तो एसबीआई बैलेंस एडवांटेज का मैं यहाँ नाम दे दूंगा और यहाँ पर एक स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे दूंगा कि भाई कौन से डेट को आपको ये स्विच करना है। उसके बाद में यहाँ पे मैं इसे सबमिट कर दूंगा, तो उस डेट को मेरा ये स्विचिंग पॉसिबल हो जाएगा। तो चलिए इस प्रोसेस को अब हम लोग ग्रो ऐप पे देखते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टाटा डिजिटल फंड में मेरा इन्वेस्टमेंट है। अगर मुझे इसे किसी भी दूसरे फंड में टाटा एएमसी के ही किसी दूसरे फंड में स्विच करना है, तो यहाँ से मैं नॉर्मल स्विचिंग का बेनिफिट उठा सकता हूँ। यहाँ पे मैं स्विच फंड पे क्लिक करूंगा और टाटा के जो भी फंड में मुझे स्विच करना है उस फंड को यहाँ पे मैं क्लिक कर दूंगा और यहाँ पे स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे दूंगा कि किस डेट को स्विच करना है, तो उस डेट को मेरा सारा फंड स्विच हो जाएगा। अब बात करते हैं मैनुअल स्विच का। तो मान लेते हैं क्या कि आपको एसबीआई स्मॉल कैप से एक्सिस स्मॉल कैप में अगर आपको मूवमेंट करना है, तो यहाँ पे ये जो एसबीआई स्मॉल कैप है वो एसबीआई एएमसी का है, एक्सिस स्मॉल कैप जो है एक्सिस एएमसी का है, यानी दोनों एएमसी डिफरेंट है। तो इस समय आपको मैनुअल स्विचिंग करना पड़ेगा। मैनुअल स्विचिंग में क्या करना होता है, तो आप एसबीआई स्मॉल कैप से पहले रिडेम्पशन करेंगे, उसके बाद में जो भी अमाउंट आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा उस सारे अमाउंट को आप जाकर के एक्सिस स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर देंगे। तो इस तरीके से आप जाकर के मैनुअली अपने इन्वेस्टमेंट को रिडीम करेंगे, उसके बाद में जाकर के इन्वेस्ट करेंगे। अब बात करते हैं इस स्विचिंग पे लगने वाले टैक्सेशन के ऊपर में। तो जैसा कि मैंने दोस्तों आपको बताया क्या है कि जो भी एसआईपी स्विच होता है वो एक तो नॉर्मल होता है, एक होता है मैनुअल स्विचिंग। लेकिन दोनों स्विचिंग का है ना बैक एंड जो प्रोसेस होता है वो सेम होता है। जैसा कि हमने मैनुअल स्विचिंग में देखा कि सबसे पहले आप रिडीम करते हो, उसके बाद में आप जाकर के खुद से इन्वेस्ट करते हो। तो नॉर्मल स्विचिंग में भी यही होता है। जैसे कि जो भी स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन आप एसबीआई या किसी एएमसी को या किसी ऐप को देते हैं, तो बैक एंड में वो भी सेम काम करता है। वो भी जाकर के आपके सारे इन्वेस्टमेंट को रिडीम करेगा, उसके बाद में जो भी रिडेम्पशन आएगा उस सारे पैसे को जाकर के वो इन्वेस्ट कर देगा नए वाले फंड में। और एज पर इंडियन आईटी एक्ट आप जब भी कोई भी रिडेम्पशन करते हैं और उसके ऊपर में आपको जो भी प्रॉफिट होता है तो आपको उस प्रॉफिट पे टैक्स देना पड़ता है, चाहे वो नॉर्मल स्विचिंग में किया गया रिडेम्पशन हो या आप मैनुअल स्विचिंग से किया गया रिडेम्पशन हो। दोनों केस में रिडेम्पशन होता है
और दोनों केस में आपका जो भी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है वो जनरेट होगा और आपके ITR में ये जाकर के रिफ्लेक्ट होगा। क्योंकि पिछले साल से हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग जो भी ट्रांजैक्शन म्यूचुअल फंड पे करते हैं वो हमारा 26 AS में रिफ्लेक्ट हो रहा है। इसलिए अगर आप इस तरीके के स्विच करते हैं तो ऐसा हम लोग को देखने को मिल सकता है क्या कि ये भी ट्रांजैक्शन आपको 26 AS में रिफ्लेक्ट होता हुआ नजर आए, और जैसे ही ये 26 AS में रिफ्लेक्ट होगा आपको इसके अगेंस्ट में टैक्सेशन देना पड़ेगा। तो टैक्सेशन से इसके ऊपर में मैंने मल्टीपल वीडियोस बनाई हैं, और अगर आपको इसको बहुत अच्छे से समझना है तो प्लीज इन वीडियोस को आप जरूर से देखें। बहुत ही मेहनत से मैंने ये सारी वीडियोस बनाई हैं। तो तीसरा सवाल ये है दोस्तों कि अगर हम लोग इस तरीके की स्विचिंग करते हैं तो क्या इससे हमारे इन्वेस्टमेंट पे होने वाले कंपाउंडिंग पे असर पड़ेगा? तो इसको समझने के लिए आपको 2-3 बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना चाहिए। दोस्तों हम लोग जो भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके ऊपर में जो कंपाउंडिंग होता है वो 2-3 फैक्टर उसे डिसाइड करता है। सबसे पहला फैक्टर होता है म्यूचुअल फंड का NAV, सेकेंड फैक्टर होता है उस NAV पे अलॉट किए गए आपके यूनिट्स, और तीसरा फैक्टर होता है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है आपका इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन। अब इसी तीनों चीज को जब हम लोग मिक्स एंड मैच कर देते हैं तब जाकर के आपके इन्वेस्टमेंट पे कंपाउंडिंग देखने को मिलता है। मान लेते हैं आपने म्यूचुअल फंड A में इन्वेस्ट किया है जिसने पिछले 1-2 साल में बहुत ही बेमिसाल रिटर्न्स दिए हैं, और ये रिटर्न्स उसके NAV पे भी देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब है कि पिछले 1-2 साल में जैसे ही जैसे उसकी NAV बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उसके यूनिट्स जो आपको अलॉट होते हैं वो कम होते हुए जाएंगे। लेकिन वहीं पे मान लेते हैं कि अगले आने वाले 1-2 साल में वो थोड़ा सा अंडर परफॉर्म करता है, तो उस अंडर परफॉर्मेंस के कारण उसकी NAV में या तो गिरावट देखने को मिलेगी या तो उसकी NAV में ज़्यादा इंक्रीमेंट देखने को नहीं मिलेगा। तो इसी आने वाले 1-2 साल में आपके पास में उसके अच्छे खासे यूनिट्स एक्यूमुलेट हो जाएंगे, और इसी गुड परफॉर्मेंस बैड परफॉर्मेंस को अगर हम लोग कंबाइन करके लॉन्ग होरिजोन में अगर हम लोग प्लॉट करेंगे तब जाकर के हमें कंपाउंडिंग इफेक्ट देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों यहीं पे हम लोग एक गलती कर देते हैं। जैसे ही जो म्यूचुअल फंड अच्छा परफॉर्म नहीं करता है तो उस समय हम लोग क्या करते हैं, उस म्यूचुअल फंड से अपने पैसे को रिडीम करके अच्छे वाले म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देते हैं जो कि बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है। और इसी तरीके से जैसे ही वो सेकंड म्यूचुअल फंड अच्छा परफॉर्म नहीं करता है उससे पैसा निकाल के किसी तीसरे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देते हैं जो कि उस समय बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है। तो इन अ नटसेल हम लोग क्या करते हैं कि जब भी जो म्यूचुअल फंड अपने पीक NAV पे होता है उस समय हम लोग उससे इन्वेस्ट करते हैं, और जैसे ही उसका जो NAV थोड़ी सी नीचे आती है या एवरेज आउट होने लगता है उसका NAV, उस समय हम लोग उससे बाहर निकल के आते हैं। तो पूरा का पूरा सिनारियो ये निकल के आता है क्या कि हम लोग म्यूचुअल फंड में तब इन्वेस्ट करते हैं जब म्यूचुअल फंड महंगा होता है, और जैसे ही सस्ता होता है वो म्यूचुअल फंड हम लोग उससे बाहर निकल आते हैं, जो कि एक बहुत ही गलत प्रोसेस है। और अगर आप इस तरीके से स्विचिंग करेंगे तो इस तरीके से स्विचिंग करने पे आपके इन्वेस्टमेंट पे कभी भी कंपाउंडिंग देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए मेरा सजेशन ये है क्या कि मान लेते हैं क्या कि आपका जो भी म्यूचुअल फंड है अगर वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है तो घबराने की बात नहीं है। आप 1-2 साल का उसे समय दे ताकि उस 1-2 साल में आप उस म्यूचुअल फंड के अच्छे खासे यूनिट्स को एक्यूमुलेट कर लें, और बाद में जैसे ही उस म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस अच्छा होगा तो उस जमा किए यूनिट्स पे आपको अच्छे खासे रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। लेकिन मान लेते हैं कि आपने डिसाइड कर लिया है कि मुझे स्विच करना है तो करना है, तब मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि आप जब भी स्विच करें तो जब भी आप किसी म्यूचुअल फंड A से बाहर निकलते हैं तो आप इसके यूनिट्स को रिडीम कभी ना करें, आप इसके यूनिट्स को वहीं पर रहने दें। और अगर आप म्यूचुअल फंड B में जाकर के नया इन्वेस्टमेंट शुरू कर रहे हैं तो आप उस पर एक नया SIP ओपन कर लें। इससे क्या होगा कि जो पुराना यूनिट्स आपके पुराने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड है, फ्यूचर में जैसे जैसे उस म्यूचुअल फंड के NAV पे कंपाउंडिंग इफेक्ट देखता हुआ मिलेगा वैसे वैसे आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर में भी आपको कंपाउंडिंग देखता हुआ नजर आएगा। अगला सबसे ज्यादा पूछा गया सवाल ये है क्या कि सर मैं रेगुलर प्लान से डायरेक्ट प्लान में कैसे स्विच करूं? तो दोस्तों रेगुलर प्लान से डायरेक्ट प्लान में स्विच करने का सेम मेथड है जैसे मैंने बताया कि आप एक SIP से दूसरे SIP में कैसे स्विच करते हैं, तो यहाँ पे आप रेगुलर से डायरेक्ट वैसे ही स्विच कर सकते हैं। अगर आपका रेगुलर प्लान और डायरेक्ट प्लान सेम AMC का है तब आप नॉर्मल स्विच के जरिए अपने प्लान को स्विच कर सकते हैं जैसा कि मैंने आपको दिखाया SBI के पोर्टल पे। लेकिन मान लेते हैं क्या कि आपको डिफरेंट AMC के बीच में स्विच करना है। मान लेते हैं कि आपके पास में SBI स्मॉल कैप का रेगुलर फंड है लेकिन अब आपको इस फंड से छुटकारा ही पाना है और आगे जाकर के आपको कैनरा रोबेको ब्लू चिप के डायरेक्ट फंड में इन्वेस्ट करना है। तो इसको करने के लिए आपको मैनुअल स्विचिंग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि SBI स्मॉल कैप से आपको अपने इन्वेस्टमेंट को रिडीम करना पड़ेगा
और फिर मैनुअली जाकर के इसे कैनरा रोबेको ब्लू चिप में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे एक बात आप ध्यान रखें कि अगर आप रेगुलर प्लान से डायरेक्ट प्लान में भी स्विच कर रहे हैं तो इस तरीके का स्विचिंग भी ये भी टैक्सेबल होता है, यानी कि जो रेगुलर प्लान से जो आपका प्रॉफिट आता है तो उस प्रॉफिट के ऊपर भी आपको टैक्स देना अनिवार्य है। और ऐसा हो सकता है क्या कि ये जो आप स्विच करें रेगुलर से डायरेक्ट प्लान के बीच में, ये ट्रांजैक्शन भी आपके 26AS में रिफ्लेक्ट होता हुआ नजर आए। तो दोस्तों ये थे 4 बर्निंग क्वेश्चंस जो मेरे से हमेशा पूछे जाते हैं। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको काफी ज्यादा एजुकेशनल लगा होगा। इसी तरीके के इंफॉर्मेशनल और एजुकेशनल कंटेंट्स के लिए हमारी टीम के साथ में जुड़े रहें। तब तक के लिए दोस्तों खुश रहें, स्वस्थ रहें एंड कीप इन्वेस्टिंग। जय हिंद।